हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव कुमार मैथ्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें चेक करना है वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस सर्व एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस। तो हमने जैसा कि आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन किया है कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस के लिए हमें दो कंडीशंस देखनी होती हैं। पहली कंडीशंस होती है कि जो भी हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यू दी गई हैं वो सभी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। और सेकंड हमें देखना होता है कि जितनी भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती हैं उन सभी का सम हमारा 1 होना चाहिए। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है उसको आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रैंडम वेरिएबल्स। तो रैंडम वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास 1 2 3 4। तो इन सभी रैंडम वेरिएबल के लिए आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पर फंक्शन दे दिया गया है। तो इस फंक्शन में आप x की वैल्यू पहले 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2/2 कितना हो जाएगा, -1/2। तो यहाँ पर हम रैंडम नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी वो आप यहाँ से फंक्शन से निकाल लेंगे। तो पहला आप फंक्शन में पुट करेंगे 1 पुट करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर -1/2। फिर आप इसमें पुट करेंगे 2 तो 2 माइनस 2/2 0/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। फिर आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 1/2 और उसके बाद आप यहाँ पर पुट करेंगे 4 माइनस 2 तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने आपके क्या बोला था कि यहाँ पर हम कंडीशन लिख लेते हैं। हमारी दो कंडीशंस होती हैं कि फॉर PMF पहली कंडीशंस क्या है हमारी कि जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास ऑल जितने भी आपके पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू होती हैं वो सभी किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन है हमारे पास एंड यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा PI इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फॉर PMF तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस के लिए हमारे पास बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्रोबेबिलिटी आपको माइनस में दी गई है। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो -12 दी गई है और -12 किससे छोटी होती है, 0 से। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 10 P ऑफ x जो हमें दिया गया है इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आई होप आपको पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम इसमें यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को आप यहाँ से चेक करेंगे यहाँ से। तो देखिए इसमें भी आपके पास सेम कितने रैंडम वेरिएबल आपको दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। आपके पास फिर से 4 रैंडम वेरिएबल हैं 1 2 3 4। तो इन सभी को आप फिर से पुट करेंगे सेकंड पार्ट के लिए। यहाँ पर लिख लीजिए x और यहाँ पर लिख लीजिए आप x इक्वल टू, तो इनकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो चारों रैंडम नंबर को लिख लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1²। तो 1/25। फिर 2 पुट करिए तो 4/25।
3 पुट करेंगे 9/25, 4 पुट करेंगे 16/25। देखिए आपकी यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहली कंडीशन आपकी क्या है कि ऑल जितनी भी हमारे पास पी हैं यहाँ पर वो सब किससे बड़ी आ रही हैं, 0 से। तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड। और सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर हम इनको ऐड करके देखते हैं यहाँ पर तो I1 to 4 PI को अगर हम ऐड करके देखते हैं तो 1/25 प्लस 4/25 प्लस 9/25 प्लस 16/25, तो कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास 25 4 29, यहाँ पर 30/25 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था 1। तो ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, तो कंडीशन इज नॉट satisfied. So P of x is not, फिर बता रहा हूँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो सकता है। इज नॉट ए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। आई होप कि आपको ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो बस आपको यही इसमें चेक करना था। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट था और सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन फैमिलीज with 3 children assuming equal probabilities of mass and girls also gives the distributive function। तो एक तो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन बनाना है और एक आपको यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसा कि हमने जब रैंडम वेरिएबल आपको बताए थे तो वहाँ पर भी आपको बताया था कि अगर हम बात करें कि किसी फैमिली में अगर हमें दिए गए हैं कि देयर आर द 3 चिल्ड्रंस, तो 3 चिल्ड्रंस का मीनिंग है कि रैंडम नंबर क्या हो सकते हैं। अगर हम बॉयज़ की बात करें कि किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रंस में बॉयज़ अगर होंगे तो रैंडम नंबर क्या हो सकते हैं। तो हो सकता है कि सभी गर्ल्स हों तो रैंडम नंबर बॉयज़ के लिए क्या हो सकता है 0। हो सकता है कि 3 चिल्ड्रंस में से एक बॉयज़ हो तो 0 हो सकता है, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम क्या हो सकते हैं 3। हो सकता है कि तीनों के तीनों कैसे हों, बॉयज़ हों। तो रैंडम नंबर तो हमें कंफर्म है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 1 2 3। अब उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी रैंडम नंबर के लिए हम किस तरह निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द रैंडम वेरिएबल x denotes the number of बॉयज़। हमने किस पे बना लिया यहाँ रैंडम नंबर, बॉयज़ के लिए इन द फैमिली। तो देन x 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके रैंडम नंबर्स। अब देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाएगी उसको आपको सीखना है। तो क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। तो अब हम अगर इसको, आप सभी ने एक फार्मूला स्टडी किया होगा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर
मैं बता दूंगा आपको कि मैं किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। बाय बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस आप लोगों को याद होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक फॉर्मूला हमें दिया जाता है, और ये हमने 12th में भी पढ़ा है कि रैंडम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी वहाँ पर किस तरह आप निकालते हैं। तो वहाँ पर हमें दिया जाता है x इजिकल टू एक्स, किसी भी रैंडम नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वहाँ पर होता है हमारे पास NCR, यानी कि आप यहाँ पर दिखाएंगे NCX, और फिर होता है P पावर x, और Q पावर होता है हमारे पास N माइनस x। इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी किसी बुक में आपको देखने को मिलता है NCR P पावर R। तो देखिए इसमें P क्या होता है, P होता है किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और Q होता है उसकी फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो N यहाँ पर आप देखेंगे, और X तो आपको पता ही है, यहाँ पर X क्या है, स्मॉल x। यहाँ पर हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, स्मॉल x हमारे पास यहाँ रैंडम नंबर हो जाएंगे, स्मॉल x से दिखाइए इसको। तो स्मॉल x हमारे पास है 0 1 2 3 4। अब हमें हर एक नंबर के लिए यहाँ पर निकालना है 1 टाइम 0 के लिए। तो देखिए आप जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी वो चाहे आप बॉयज़ की लें या प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पर गर्ल्स की लें, कितनी होगी 1/2। देखिए 1/2 इसलिए होगा क्योंकि सैम्पल स्पेस अगर हम देखें तो दो ही तो हैं हमारे पास, बॉयज़ और कौन है, गर्ल्स। तो इसका मीनिंग है कि NS तो मेरे पास कितने हैं 2। अब मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए लिया है, बॉयज़ के लिए। तो अगर मैं इवेंट यहाँ बॉयज़ की बनाता हूँ तो बॉयज़ का मीनिंग कितना है कि इसमें कितने एलिमेंट हैं मेरे पास, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन 1। तो आप यहाँ पर जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बॉयज़ के लिए तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, तो 1/2। तो इस तरह आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी बॉयज़ की कितनी आ गई यहाँ पर 1/2। और हम ये भी जानते हैं कि किसी बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी होने की यहाँ पर और ना होने का कितना होता है 1। ये क्या दिखाता है P, और ये क्या दिखाता है आपका ना होने का Q। तो यानी कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि P प्लस Q इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब हम अगर यहाँ पर देखें तो P हमने कितनी निकाली है, तो Q यानी कि 1/2, और Q की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस 1/2। तो इसका मीनिंग है यहाँ पर कि जो हमारे पास है बॉयज़ ना होने की, उसको हम बाहर से दिखा रहे हैं तो वो 1/2 है। आप गर्ल्स की भी ऐसे ही दिखा सकते हो, अगर आप यहाँ रैंडम नंबर गर्ल्स के लिए बनाते हो तो क्वेश्चंस आपका गर्ल्स के लिए भी सेम चलेगा, उसकी भी हाफ ही आएगी क्योंकि गर्ल्स में भी एक एलिमेंट आएगा। तो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट सबको आता होगा, फिर भी मैंने आपको यहाँ थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दिया है एक ओवरव्यू के टर्म्स में। अब चलिए हम यहाँ से रैंडम नंबर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो Q भी आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर Q कितना हो जाएगा। तो Q की वैल्यू भी आप देख रहे हैं, Q कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2। तो दोनों वैल्यू इस समय हमारे पास हैं, Q भी है हमारे पास और P भी है हमारे पास। तो P यहाँ पर भी 1/2 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्मॉल p, और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, Q की वैल्यू है। तो दोनों वैल्यू को आप यहाँ पर 1/1 यूज़ करेंगे। अब n देखिए, टोटल n है हमारे पास यहाँ 3 क्या है ये देखेंगे आप, 3 चिल्ड्रंस हैं तो n कितने हो जाएंगे 3। रैंडम नंबर आप 1/1 लेंगे तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं x इज इक्वल टू रैंडम नंबर 0 के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 3C0 और 1/2, और x कितना है 0 और 1/2
n है हमारे पास 3, x है 0। तो इस तरह 3c0 की वैल्यू आप सबको पता होगी कितनी है, कितनी होती है, तो आप सब ने निकाला है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और किसी भी होल पावर 1 होती है ज़ीरो की वैल्यू, क्योंकि इसकी होल पावर की आपको 0 दी गई है और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 की पावर क्यूब, यानी कि 1/8। तो आपने देखा कि ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8। अब नेक्स्ट निकालेंगे x = 1 के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 3c1 1/2 पावर 1 एंड 1/2 पावर 3 - 1। और 3c1 कितना होता है आप देख लीजिए, 3 होता है 1/2, और 1/2 की पावर 2 1/4। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 3/8। अब निकालेंगे यहाँ पर x = 2 के लिए। दो बॉयज़ होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर, 3 में से 3c2 1/2 पावर कितनी हो जाएगी 2 एंड 1/2 3 - 2। और 3c2 कितना होता है, अगर यहाँ पर निकालेंगे 3c2 की वैल्यू फैक्टोरियल 3 अपन फैक्टोरियल 2 3 - 2, तो 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 1/4 और मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ जाएगा 3/8। अब रैंडम नंबर निकालेंगे हम 3 के लिए, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, तो 3c3 1/2 पावर 3 एंड 1/2 पावर 3 - 3। तो ये भी हमारा 1 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा, और ये भी पावर होल 0 वैल्यू 1 होती है तो 1/8। तो आई होप कि आपको, अब आप चाहें तो इसको एक टेबल में अरेंज करके दिखा सकते हैं कि हमारे पास रैंडम नंबर जो हमने लिए थे यहाँ पर 0 1 2 3 एंड 4, तो इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी हम यहाँ पर, नहीं 3 था, एक कॉलम हमने एक्स्ट्रा बना दिया, इसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो इस तरह आप इन सब की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएंगी 1/8 3/8 3/8 और 1/8। देखिए इसमें फिर से मैं आपको कंडीशन चेक करवा देता हूँ। तो कंडीशन भी आपकी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं। आपने प्रोबेबिलिटी सही निकाली हैं या गलत हैं। तो पहली कंडीशन तो आप देख रहे हैं कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हैं हमारे पास वो सभी किससे बड़ी हैं, यहाँ पर 0 से बड़ी हैं। और दूसरी कंडीशन आपकी ये चेक हो रही है यहाँ पर कि जितनी भी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई हैं, अगर मैं इनका सिग्मा करता हूँ यहाँ से, तो P1 + P2 + P3 + P4, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8, तो ये पर कितना आ गया आपका 8/8। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो देखिए ये 1 आना कंपलसरी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो ये आपका था फर्स्ट पार्ट, ये हमारा क्या कहला रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे, जैसा हमने ऑलरेडी पहले भी स्टडी किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालें या कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो जितने रैंडम नंबर हमारे पास अवेलेबल होते हैं उतने ही के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन निकालना होता है। तो पहले हम f0 निकालेंगे, फिर f1 निकालेंगे, फिर f2 निकालेंगे, फिर f3 निकालेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमें निकालना है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन।
तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के निकालने के लिए सबसे पहले निकालिए f0 की वैल्यू। अब आपको ऑलरेडी बताया गया है कि f0 कभी भी डायरेक्ट नहीं निकल सकता है जब तक हम उसको प्रॉबिलिटी में चेंज नहीं करेंगे। तो हम प्रॉबिलिटी निकालेंगे यहाँ x लेस देन 0 या इक्वल टू 0। तो क्या हो सकते हैं रैंडम नंबर x लेस देन 0 और 0 के लिए? एक ही तो आएगा अकेला, x इज इक्वल टू 0। और x इज इक्वल टू 0 पर कितना निकाला है हमने? 1/8। अब निकालेंगे f1 का मीनिंग होता है प्रॉबिलिटी जितने भी रैंडम नंबर आपके 1 से स्मॉल होंगे वो सभी ऐड हो जाएंगे। तो 1 और 1 से 0 कौन कौन से हो सकते हैं? x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा प्लस प्रॉबिलिटी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अब आप इनकी वैल्यू दोनों की पुट करेंगे तो 1/8 प्लस 3/8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4/8 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब निकालेंगे हम यहाँ पर f1 के लिए हो गया, 2 के लिए निकालिए। तो f2 का मीनिंग होगा प्रॉबिलिटी x लेस देन एंड इक्वल टू 2। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? 0 आएगा, 1 आएगा और प्लस 2 आएगा। तो 0 पर आपने 1/2 निकाल रखी है, 3/8 और प्लस आल्सो 3/8। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7/8। अब निकालेंगे हम f3 के लिए। तो प्रोबेबिलिटी x लेस एंड इक्वल टू 3 निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 0 प्लस px इज इक्वल टू 1 प्लस px इज इक्वल टू 2 एंड px इज इक्वल टू 3। तो x लेस देन 3 का मीनिंग है इसमें 0 भी इंक्लूड होगा, 1 भी, 2 भी और 3 भी। तो इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 एंड प्लस 1/8। तो इस तरह हमने इन सब को ऐड किया और ऐड करने पर हमें ये वैल्यू कितनी आ जाएगी कैंसिल होने के बाद? 1। तो आई होप कि आपको ये सब पॉइंट्स, तो आप चाहें तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि इसमें आप एंड में एक टेबल बनाकर एग्ज़ाम में दिखा सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर कि इसकी जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकल के आई हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू हमारी जो भी आपको मिली हैं इनको आप इस तरह लिख दीजिए 1/8। 1/8 कब आया है आपका? जब x कितना लिया था आपने? 0। उसके बाद आपकी वैल्यू आई है 1/2, या आप इसको 4/8 ही लिख सकते हैं। ये आपको कब मिली थी? जब आपके पास x की वैल्यू कितनी थी? 1। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आई थी 7/8। ये हमारी कब थी? जब x कितना था हमारे पास? 2। और 1 हमारे पास कब है? जब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। तो आई होप कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने का। कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलो, दोनों मीनिंग इक्वल ही होते हैं। तो इसी तरह आपका ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स containing 3 defective, a sample of 4 items is drawn at random। कि 10 आइटम का हमारे पास कोई एक लॉट है जिसमें 3 आइटम्स कैसे हमारे पास डिफेक्टिव हैं। अब उसमें हमें एक सैंपल लेना है। सैंपल कितने का लेना है? 4 आइटम्स का लेना है। इज़ ड्रॉन एट रैंडम, हमने उसको रैंडमली मीनिंग है अपनी यदृच्छा से, स्वेच्छा से हम उसमें से चूज़ कर सकते हैं। इफ़ द सैंपल इज़ ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, जो भी आप सैंपल ड्रॉ करेंगे उसको रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अब इसमें हम आगे देखेंगे, एंड द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव। इस बार जो आपके पास रैंडम नंबर हैं वो किसके पास, किसको शो कर रहे हैं? डिफेक्टिव आइटम्स को, आइटम्स इन द सैंपल।
तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, एक तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाना है, एक फिर ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 के लिए, अब ये 1 से लेस के लिए, 0 से 2 के बीच में जितने भी वेरिएबल आएंगे। तो आई होप कि आपको ये पार्ट तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शन बनाने में। तो हम इसको लेट्स वी स्टार्ट। तो हमें टोटल कितने दिए गए हैं यहाँ पर, टोटल आइटम्स हैं हमारे पास 10। अब इसमें आप देखिए हमारे पास डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, तो हम यहाँ पर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की कैटेगरी बना देते हैं। तो डिफेक्टिव है हमारे पास 3, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे हमारे पास 3 डिफेक्टिव आउट ऑफ 10, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 7 नॉन डिफेक्टिव। अब यहाँ पर जब भी हम कोई 4 एलिमेंट्स, यहाँ पर 4 आइटम्स आपको चूज़ करने हैं रैंडमली। अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी निकालने में आपको बहुत यहाँ पर ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। तो जब हम रैंडमली उठाएंगे तो हो सकता है कि उसमें हम 4 आइटम्स को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो हो सकता है कि चारों के चारों मेरे पास नॉन डिफेक्टिव भी आ सकते हैं। उन 4 में से हमारे पास एक डिफेक्टिव हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकते हैं, 3 डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो 3 से ज़्यादा तो आप लोगों के पास हो नहीं सकते, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम ही 3 हैं। और 9 हो सकता है कि चारों के चारों हमारे पास नॉन डिफेक्टिव हों। तो रैंडम वेरिएबल किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो पहले आप समझिए कि रैंडम नंबर क्या बनेंगे। यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम कितने हैं 3, तो रैंडम नंबर क्या हो सकते हैं, यानी कि हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। 0 क्या इंडिकेट करेगा कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है। रैंडम नंबर इससे जुड़े होते हैं जिसकी बात यहाँ पर की जाएगी। उसमें से आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं और 3 हो सकते हैं। तो आप समझ गए यहाँ पर। तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स फॉर डिफेक्टिव्स। ये क्वेश्चंस में बोल दिया गया है। तो हमारे पास होंगे x कौन कौन से हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 होगा और 3। इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकते हमारे पास। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। तो रैंडम नंबर 0 के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए अब आइटम तो 4 लिए गए हैं, आइटम आपने आउट ऑफ 10 में से 4 को चूज़ करना है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो सकती है, हो सकता है कि जिसमें से हम उठाएंगे उसमें यहाँ पर बोला गया है कि 0 डिफेक्टिव का मतलब है कोई भी डिफेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब है कि 3 में से हमने किसको लिया, 0 डिफेक्टिव तो उसमें है नहीं है। और हमने कितने उठाए हैं उसमें, और यहाँ पर कितना आता है एंड। अब आप 7 में से कितने चूज़ करेंगे, 4, और डिवाइड करेंगे आउट ऑफ 10 में से भी आपको, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने का कॉन्सेप्ट पिछली लास्ट प्रॉब्लम से यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। और एंड का मीनिंग होता है कि जहाँ किसी चीज़ की 100% श्योरिटी है, आपको श्योरिटी है, आप डाउट में नहीं हो यहाँ पर कि आप और लगा रहे हो, और में तो आपका प्लस होता है। और जहाँ हम 100% श्योर हैं कि हमारे पास डिफेक्टिव तो 0 है, तो इसका मतलब है कि मैंने जो 4 आइटम चूज़ किए हैं वो चारों के चारों मेरे सही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 3C0 मल्टीप्लाई 7C4 एंड डिवाइडेड बाई आउट 10C4। और इसको आप कैलकुलेशन वाइज सॉल्व करेंगे तो 3C0 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी आएगी। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3C0 की वैल्यू देख लीजिए, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0 एंड 3 माइनस 0, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई, अब 7C4 निकालेंगे
तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 3, तो 7, 6, 5, फैक्टोरियल 4 और 6, तो यहाँ जाएगा हमारे पास 35 अपॉन, अब 10C4 की वैल्यू देख लीजिए, तो यहाँ फैक्टोरियल आपका 10, फैक्टोरियल 4 एंड फैक्टोरियल 6, 10, 9, 8, 7, 6, फैक्टोरियल 4, 3, 2, 1, फैक्टोरियल 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 3। तो इसकी मल्टीप्लाई कराने पर हमें कितना आ रहा है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 7×35 यहाँ से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/6। तो आपको जीरो के लिए पता चल गया कि हमें कितनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर मिली है। अब निकालेंगे 1 के लिए। अब देखिए 1 का मीनिंग है कि एक डिफेक्टिव है, जिसमें आपका एक डिफेक्टिव इंडिकेट कर रहा है। तो एक डिफेक्टिव का मतलब क्या होगा कि 3 में से एक तो डिफेक्टिव है इसमें, एंड अब एक डिफेक्टिव है और हमें टोटल कितने लेने हैं 4, तो एक तो हमारा डिफेक्टिव है। तो अब हम क्या करेंगे, सही में से 3 लेंगे, नीचे तो आपका वही चलेगा 10C4, तो ये हो जाएगा 3C1 मल्टीप्लाई 7C3 अपॉन 10C4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू इस बार आ जाएगी 1/2। सॉल्व करेंगे आप। उसके बाद है, अब हम निकालेंगे यहाँ 2 के लिए। अब 2 में आप देख रहे हैं कि 2 तो डिफेक्टिव हो गए हैं, डिफेक्टिव। अब हमें टोटल 4 करने हैं, तो 2 तो हमारे डिफेक्टिव होंगे और 2 हमारे कैसे होंगे इस बार नॉन डिफेक्टिव में से लिए जाएंगे, और नीचे हो जाएगा हमारा टोटल। टोटल तो प्रोबेबिलिटी में आपका 100 नीचे किया जाता है NS, तो हमारा हो जाएगा 3C2 मल्टीप्लाई 7C2 अपॉन 10C4। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/10। उसके बाद आप यहाँ पर निकालेंगे x = 3 के लिए। तो 3 का मीनिंग है हमारे पास कि तीनों के तीनों यहाँ पर डिफेक्टिव होंगे और उसमें से एक हमारा नॉन डिफेक्टिव होगा, और नीचे लिखेंगे यहाँ पर 10C4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी, इसको हम फिलहाल ऐसे लिख लेते हैं 7C1 3C3 मल्टीप्लाई 7C1 अपॉन 10C4 इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इससे ऊपर हम जा नहीं सकते क्योंकि हमें केवल रैंडम नंबर हमारे 0, 1, 2, 3 तक ही थे, तो हमने यहाँ पर सभी के लिए प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बना लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप हैंस द रिक्वायर्ड probability distribution is फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आप लिख लेंगे यहाँ पर x, आपके पास जो रैंडम नंबर थे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे p ऑफ x, उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हमें मिली हैं। तो हमारे पास थे 0, 1, 2, 3, और इनकी प्रोबेबिलिटी आई हमारे पास 1/6, 1/2, 3/10 एंड 1/30। तो एक आंसर तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या था, आपको फाइंड आउट करना था
प्रोबेबिलिटी x 1 लेस देन, और 1 लेस देन में हमारा कौन कौन से रैंडम नंबर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 भी इंक्लूड हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 1 भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 0 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/6 प्लस 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1 प्लस 4/6 2/3। तो एक आंसर हमारा यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2/3। उसके बाद एक वैल्यू हमें निकालनी है यहाँ पर। अब देखेंगे इसका हमारा थर्ड पार्ट, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है p x लेस देन 1। अब लेस देन 1 में कौन होगा, 1 तो होगा नहीं क्योंकि इस बार इक्वल नहीं लगा है, तो अकेला 0, और इसके लिए आंसर कितना हो जाएगा 1/6। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमें वैल्यू दी गई है 0 से ग्रेटर और 2 से स्मॉल। तो कौन हो सकता है, x इज इक्वल टू 1, और 1 पर आंसर कितना है हमारा 1/2। इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा जाए तो जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, तो इन सभी के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।